वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 213 है यूपीपीसीएस के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 213 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। 14 मई को एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का और 28 को एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सेवा। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। हर दिन पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? चार स्टेटमेंट है। एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए, समय बचाइए। देखिए, हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं धरती से। चंद्रमा में वायुमंडल का अभाव है, परंतु उसमें जल है और इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और कुंड पाए जाते हैं। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में अधिक होता है। हर दिन मून को देखते हैं हम, लगभग किसी किसी दिन नहीं दिखाई देता क्योंकि आकाश में बादल छाए रहते हैं। ठीक है। और एक ही भाग हम उसका देख पाते हैं धरती से, क्योंकि पृथ्वी के साथ चक्कर लगा रहा है वो। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम है, काफ़ी कम है। तो 4 को हटा दीजिए, डी नहीं होगा इसका आंसर और सी भी नहीं हो सकता। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान और कुंड पाए जाते हैं, सही है ये। और चंद्रमा में वायुमंडल का अभाव है, परंतु उसमें जल है। देखिए, हाल ही के अध्ययन में यह पाया गया है कि असामान्य गैसों का एक वातावरण है चंद्रमा पर। अभी यहाँ अभाव बोल रहा है, एक तरह से कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट ही कर देते हैं हम। ठीक है, वातावरण भी है असामान्य गैसों का हाल ही के अध्ययन में, और जल भी है वहाँ पर। ठीक है, बर्फ के रूप में। तो यहाँ अभाव कह रहा है, तो इनकरेक्ट करना पड़ेगा दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। केवल 1 और 3 सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो देखिए, चंद्रमा जिसे हम लगभग प्रत्येक दिन देखते हैं वह पृथ्वी का विशिष्ट यानी प्राकृतिक उपग्रह है। और इसका तात्पर्य है कि चंद्रमा एक पारंपरिक तरीके से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी और नियमित उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण इसे जो है अपने कक्ष में रखता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसलिए पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तुलना में अधिक है। ठीक है, गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। देखिए, हमारा निकटतम अंतरिक्षीय पड़ोसी होने के नाते तारों के साथ अत्यधिक विपरीतता दिखाई देती है। और सच कहा जाए तो सभी जो तारे हैं और जो ग्रह हैं वो चंद्रमा से बड़े हैं, लेकिन देखने में इतने छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? बहुत दूर हैं वो। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। तो और थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम इसकी जाएं तो चंद्रमा की जो सतह है वो चट्टानों और मुक्त मिट्टी से ढकी हुई है, जिसे चंद्र मिट्टी कहते हैं। और इसकी सतह से टकराने वाले उल्कापिंडों के कारण यह विभिन्न आकारों के गड्ढों से भरा हुआ है। ठीक है, ग्रह पर यह उल्कापिंड जमीन पर आने से पहले जो है पर्यावरण में भी नष्ट हो जाते हैं। ये जो उल्कापिंड होते हैं किसी ग्रह पर जाने से पहले, उपग्रह से पर जाने से पहले, उसके वातावरण में ही ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बोल रही है लाइन। और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, किसी भी ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, ये सूर्य के द्वारा जो प्रकाश है उसको परावर्तित करते हैं। ठीक है, सूर्य ही एक चमकता तारा है ब्रह्मांड में, हमारी आकाशगंगा में। देखिए, चंद्रमा का केवल वह पक्ष जो सूर्य की ओर उन्मुख होता है इस प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है और सुंदर दिख सकता है, और जो विपरीत पक्ष है उसका वो धुंधला लगता है। जैसे ही यह अंतरिक्षीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, हम सूर्य द्वारा प्रबुद्ध स्थान के विभिन्न उपायों को देख सकते हैं। नतीजन क्या होता है? ऐसा लगता है कि यह अपना आकार बदलता है, जिसे चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। कुछ मिस्टेक या कंफ्यूजिंग पॉइंट, जैसे कि हाल ही के अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि चंद्रमा पर जल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और हाल के अध्ययन से इस बात की पुष्टि हुई है कि हमारे चंद्रमा में वास्तव में कुछ असामान्य गैसों से युक्त वातावरण है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम शामिल है, जो पृथ्वी, मंगल और शुक्र के वायुमंडल में नहीं पाए जाते। ठीक है, इस प्रकार जो स्टेटमेंट बनते हैं कि हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं पृथ्वी से, सही है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है परंतु उसमें जल है, वो गलत कर देंगे। और इसकी सतह पर मैदान
पर्वत और कुंड पाए जाते हैं, ये भी सही है। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम है, अधिक नहीं है, तो ये गलत है। कुछ जुड़ी जुड़ी इससे एडिशनल और चीज़ें, जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चांद पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति थे वो। और इसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में इसे किसे चंद्रमा को लगभग 27 दिन लगते हैं, हालांकि दो पूर्णिमा के बीच 29.5 दिन होते हैं। यह इस आधार पर है कि पृथ्वी उस समय के दौरान सूर्य के चारों ओर अंतरिक्ष के माध्यम से एक दूरी की यात्रा करती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। अगर कोई भी कहीं पूछता है, प्रश्न बनता है, तो इसको सुना दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से लगातार 3 दिन से हम क्वेश्चन बना रहे हैं। प्रश्न पूछने के तरीके बदल जाते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। इसका उत्तर क्या है? 36,000 मीटर ध्रुवीय तल, 36,000 मीटर भूमध्य रेखीय तल, 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय तल, 36,000 किलोमीटर ध्रुवीय तल। तो इक्वेटर से ये, ठीक है, ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थापित किए जाते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी एक भू स्थिर उपग्रह। और 24 घंटे में चक्कर लगाता है और उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के साथ घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, अब प्रश्न में यहाँ तो 36,000 किलोमीटर है, तो ये भी सही हो जाएगा, लगभग में ही आता है ये। ठीक है, 36,800 किलोमीटर देता है, वो भी सही है। ठीक है, दोनों साथ में देगा नहीं। देखिए, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है लगभग 36,000 किलोमीटर है। भूस्थिर कक्षा एक गोलाकार कक्षा है और यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 35,786 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। लगभग में लिख देते हैं 36,000। ठीक है, कुछ नई किताबों में 36,800 भी है, तो सही है सारे। देखिए, भूस्थिर उपग्रह भूमध्य रेखा के समानांतर एक कक्षा का अनुसरण करता है और पृथ्वी के समान 24 घंटे की अवधि के साथ घूमता है। नतीजन यह पृथ्वी की सतह के संबंध में गतिहीन प्रतीत होता है। ठीक है, 36,000 ही आएगा। ठीक है, लगभग में। तो यह है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट। ठीक है, इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थ सरफेस, मतलब भूमध्य रेखा से, ठीक है, ये घूम रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में एक बायो पेटेंट यानी जैविक पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल? इसका उत्तर है 20 बरस। देखिए, भारत में प्रत्येक पेटेंट की अवधि दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष तक है। और पेटेंट संधि सहयोग यानी पीसीटी के अंतर्गत राष्ट्रीय चरण के अंतर्गत दायर किए गए आवेदनों के लिए पेटेंट का जो शब्द है PCT.3 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष होगा। अंतर्गत, ठीक है, दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष तक होगा। और भारत में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 ने धारा 3J पेश की है, जिसमें सूक्ष्म जीवों के अलावा पूरे या किसी भी हिस्से में पौधों और पशुओं के पेटेंट पर प्रतिबंध है, लेकिन प्रजातियों, किस्मों और बीजों और अनिवार्य रूप से उत्पादन के जैविक प्रक्रियाओं और पौधों और जंतुओं के प्रजनन इसमें शामिल है। तो 20 साल इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसरो द्वारा प्रारंभ किए गए जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यानी उपग्रहों के नियंत्रण और मॉनिटर करने का उत्तराधिकारी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी MSF डैश में स्थित है। जो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को मॉनिटर करती है, उन्हें नियंत्रित करती है, वो फैसिलिटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। यानी कर्नाटक के बेंगलोर में, कर्नाटक के हसन में, जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अलग अलग अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो इसको हम एक को हटा देते हैं, लद्दाख मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में लद्दाख है। फिलहाल आंसर वो है नहीं। बताइए, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा क्या है? कर्नाटक है इसका आंसर, कर्नाटक के हसन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इसरो द्वारा प्रक्षेपित जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, यानी एक को बोलते हैं
क्या बोलेंगे, भूतुल्यांकी, और दूसरे को बोलेंगे भूसमकालिक। उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी जो फैसिलिटी है वो कर्नाटक के हसन में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और एमएसएफ यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी उपग्रह पेलोड के प्रभावी उपयोग और विशेष संचालन के दौरान सेवा की गड़बड़ी को कम करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ बातचीत करता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के अधीन एक अंतरिक्ष एजेंसी है और गठन हुआ था इसका 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं इसके श्री एस सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? मुरमुगांव, मझगांव, कांडला, हल्दिया। इंपॉर्टेंट है। डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है हल्दिया का बंदरगाह। ठीक है, देखिए हल्दिया का बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह है और यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है और इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला डैश भारतीय स्थल है? 38वां, 39वां, 40वां, 41वां? क्या आना चाहिए? कौन सी संख्या आनी चाहिए? 38 या 39 या 40? 40वां है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 40वीं जो भारतीय धरोहर है वो गुजरात में स्थित है। और धोलावीरा कहाँ पर है? ये कच्छ के रण गुजरात में हड़प्पा शहर के लिए भारत का नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। और 2 स्थलों के शामिल होने के बाद भारत में विश्व धरोहरों की संख्या जो है वो 40 हो गई। और धोलावीरा इस सूची में शामिल गुजरात का चौथा है, भारत का 40वां है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें शामिल होने वाला ये पहला स्थल है, धोलावीरा। ठीक है, भारत का 40वां, गुजरात का चौथा और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में पहला। कुल मिलाकर यूनेस्को के स्थलों में 167 देशों के 121 स्मारक शामिल हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल भिरंडाना है और सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, जो कि भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। तो वह नंबर 40 याद रखिए, धौलावीरा को याद रखिए। 167 देशों के 121 स्मारक स्थल, सबसे बड़ा राखी गढ़ी हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी? कहाँ हुई थी लॉर्ड मेयो की हत्या? शेर अली नामक व्यक्ति ने की थी। कहाँ की थी? लंदन में नहीं, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। तो 1872 में 1872 में शेर अली के द्वारा अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। और शेर अली को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दंड समझौते में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उस समय उसने लॉर्ड मेयो को छुरा घोंपा और उनसे मार डाला था। 1872 में लॉर्ड मेयो ब्रिटिश बर्मा प्रांत के एक वाइस रीगल दौरे पर था, जो कि 1852 में द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रांत के कलकत्ता में मुख्यालय के हिस्से के रूप में एक मुख्य आयुक्त के द्वारा प्रशासित किया गया था उसको। लॉर्ड मेयो की बात चल रही है तो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है वो 1869 से 1872 के बीच में क्या क्या किया इसने? भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज इसने खोला। भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की, राज्य रेलवे की पुनर्स्थापना की इसने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में, वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बिहार, ऑप्शन नंबर बी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 7 जनवरी 2023 से राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण शुरू किया, जो 21 जनवरी को समाप्त हुआ। प्रथम चरण में राज्य के सभी परिवारों की संख्या की गणना करके रिकॉर्ड किया गया और सर्वेक्षण के दूसरे चरण में, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना है, घरों में रहने वाले लोगों, उनकी जातियों, उपजातियों, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि को एकत्र किया जाएगा और यह सर्वेक्षण 31 मई 2023 को समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उस समय महात्मा गांधी की आयु क्या थी? इस तरह के ऊटपटांग प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
ये कोई प्रश्न है? ये प्रश्न का अर्थ है कि आपको गांधी जी का जन्म दिवस याद होना चाहिए, तो 1915 से तो करेक्ट कर ही ले जाओगे, हल्की फुल्की मैथ से जोड़कर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे थे गांधी जी, जोड़ लो अब। 1915 में आयु क्या रही होगी? 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उस समय महात्मा गांधी की आयु थी 45 वर्ष 3 महीने और 7 दिन। और भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। गांधी जी जो थे अपने राजनीतिक गुरु, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, के अनुरोध पर 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और भारत में गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए ये कुछ आंदोलन है, बड़े ही महत्वपूर्ण है, एग्जैक्ट डेट के साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ मार्च 1919 और ख़त्म हुआ जनवरी 1921, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गोलमेज सम्मेलनों पर बातचीत 1931 में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। और गांधी इरविन जो समझौता था 1931 का, एग्जैक्ट डेट है 5 मार्च 1931, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 1299 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया। पहला वर्ष 1299 में, और फिर 1302 से लेकर 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर का निर्माण किया, और मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक उपाय जो है विफल रहे, और कश्मीर में उनका अभियान एक आपदा था। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सूर्य कुमार यादव का नाम सुना होगा आपने, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है ये? क्या खेलते हैं ये? क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए, सूर्य कुमार यादव 6 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 टी20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने मेलबर्न में जिम्बाब्वे के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 25 गेंदों में 6 छक्के और 4 चौकों की मदद से नाबाद 61 रन बनाए, और इस साल 22 पारियों में सूर्य कुमार ने 44.60 की औसत से 1026 रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? शाहजहां, जहां आरा, मुमताज महल, अकबर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी गई जहां आरा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, जहां आरा बेगम कौन थी? शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। अपने भाई दारा शिकोह के साथ वह मुल्ला शाह बदसकी की शिष्या थी, जिन्होंने उन्हें 1641 में कादरिया सूफी आदेश में दीक्षा दी थी। जहां आरा बेगम ने सूफी मार्ग पर ऐसी प्रगति की कि मुल्ला शाह ने उसे कादरिया में अपना उत्तराधिकारी नामित किया, लेकिन आदेश के नियमों ने इसकी अनुमति नहीं दी। जहां आरा ने चिश्तिया आदेश के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक मुनीस अल अरवा था। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी, जिसका शीर्षक रिसाला ए साहिबिया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा दीक्षा का भी वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, जहांरा बेगम। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? एसटी आबादी का प्रतिशत कितना है? एससी आबादी का प्रतिशत तो कई बार पूछा है, यूपी पीसीएस में ही पूछा, आरओ में भी पूछा है, लेकिन यहाँ एसटी आबादी का पूछ लिया। क्या है उत्तर? 8.6%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, जनगणना किसी दी गई आबादी के सदस्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से गणना प्राप्त करने और जानकारी दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है इतनी, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 8.6% है। और अनुसूचित जातियों की बात करें तो उनकी संख्या है इतनी, जो है 16.6%। इसको तो कई बार पूछा है एग्जाम में,
लेकिन इसको भी तो याद रखिए। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो क्रमशः जो प्रतिशत है वो देश की जनसंख्या का, इसका है 16.6% और एसटी का है 8.6%। इसको याद रखिएगा। याद करने का भी आसान तरीका है, ठीक है, डबल है उसका, हाफ है, 8 दूनी 16। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। आजकल एग्जाम में ऐसे नेशनल पार्क पूछे जाते हैं जो ना पढ़े होंगे आपने, ठीक है, ना पहले के ही पूछे होंगे। पुराने कर लेगा तो मैच वैच कर लेगा, सिंगल अगर पूछेगा तो ऐसा पूछेगा कि कहाँ से पूछा। तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। और सिंगालीला, ठीक है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कुम्बारी रोडोडेंड्रॉन जंगलों के साथ एक उच्च ऊंचाई वाला पार्क है। इसे जो है 1986 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1992 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान। सिंगालीला लिखा है या सिंगलीला लिखा है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। तो 15 प्रश्न ऐड थे, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इन सभी टेस्ट का आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। यह नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।